अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरलेस से मुतालिक है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस असल में है क्या। वायरलेस एक काफ़ी मेच्योर टेक्नोलॉजी है और आजकल की लाइफ में हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ज़रूर समझा कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस किया जाए। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ वायरलेस फिडेलिटी या वाईफाई, ये असल में है क्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट 802 क्या है और उसका वाईफाई से क्या ताल्लुक़ है। फिर हम देखेंगे वाईफाई के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है CSMA CD और CSMA CA, कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस। इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखेंगे और देखेंगे इसका वायरलेस और वायर टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ क्या है। वाईफाई की वर्किंग देखेंगे, उसके फ्लेवर्स देखेंगे, इसके नेटवर्क एलिमेंट्स देखेंगे, आर्किटेक्चर हो गया, इसकी EM वेव्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिसकी बेस पे वायरलेस काम करता है। हॉटस्पॉट पे बात करेंगे, वाईफाई की टोपोलॉजी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वाईफाई को इस्टेब्लिश किस तरह किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करेंगे, academy-khi.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट साइड पे देखें ये फेसबुक का पेज है, इसको लाइक करें। और इसके अलावा देखें इसके बिल्कुल नीचे ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम का ऑप्शन मौजूद है, इसको लिख के सब अपना ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम लिख के सब्सक्राइब करें। इस तरह आपके ईमेल में एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, उसको कंफर्म कर दिएगा तो आप लोग हमारे ईमेल की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और इन फ्यूचर हम जो भी पोस्ट अपलोड करेंगे वो बाई मेल आप तक पहुंच जाएगी। और अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये जो टॉपिक हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई असल में है क्या। वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में इंटरलिंक करते हो रेडियो वेव के थ्रू। लेकिन हर डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती, सिर्फ वो डिवाइस कनेक्ट हो सकती है जिसके अंदर ऐसा हार्डवेयर मौजूद हो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स जनरेट कर सकता हो और उनको एक्सेप्ट कर सकता हो, यानी जिसके अंदर वाईफाई वायरलेस ट्रांसमीटर या वायरलेस रिसीवर लगा हुआ हो, वही डिवाइसेस आपस में इंटरलिंक हो सकती है इस वाईफाई की टेक्नोलॉजी के थ्रू। वाईफाई को अगर देखा जाए तो किसका एब्रीविएशन ये है, वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, वाईफाई आया कहाँ से? तो जनाब ईथरनेट के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट 802 के बारे में पढ़ा था। चलें उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे, वो डिटेल के साथ मौजूद है आगे। पहले हम ज़रा वाईफाई के बारे में देखते हैं। देखिए वाईफाई का जो लफ्ज़ है ना, ये वायरलेस अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको इस्तेमाल करती है। उस वाईफाई अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? उस वाईफाई अलायंस ऑर्गेनाइजेशन काम ये है कि IEEE 802.11 ये एक स्टैंडर्ड का नाम है और स्टैंडर्ड के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड से मुराद आप लोग ये ले सकते हैं, एक फ़ाइल का नाम है जिसके अंदर IEEE वाले सारी डिटेल लिख देते हैं, भाई फ़लाँ फ़लाँ टेक्नोलॉजी का ये स्टैंडर्ड है, ये फ़ाइल नंबर है, इसके अंदर हमने सारी बातें लिख दी हैं। इनका मतलब ये हुआ कि जो कंपनीज इन बातों को फॉलो करेगी तो और इन बातों को फॉलो करते हुए जो डिवाइस बनाएंगी वो तमाम की तमाम डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकेंगी। और जो कंपनीज इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी उनकी डिवाइसेस जो हैं दूसरी कंपनीज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगी। तो वाईफाई अलायंस जो है IEEE 802.11 जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेक करती है। ये चेक करती है कि भाई हर कंपनी जो वायरलेस लैंड कार्ड बना रही है, वायरलेस राउटर बना रही है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना रही है, वायरलेस फ़ोन बना रही है, जो कुछ भी बना रही है कोई भी कंपनी, वो ये देखती है कि इसने जो वायरलेस का जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया है ये 802.11 की स्पेसिफिकेशन से रिलेट करता है या उससे अलग है। अगर तो ये उससे रिलेटेड है, उसके मुताबिक है, तो ये वाईफाई अलायंस जो है एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसे हम कहते हैं वाईफाई सर्टिफाइड। ये देखो इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर। आपने अगर वायरलेस राउटर ख़रीदा हो या कभी मोबाइल फ़ोन ख़रीदा हो वायरलेस का, सॉरी आप आजकल तो हर मोबाइल फ़ोन में वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, तो उस पर देखिएगा वाईफाई सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है वाईफाई सर्टिफाइड का, कि इस डिवाइस को, इस हार्डवेयर को वाईफाई अलायंस ने सर्टिफाई किया है
कि ये डिवाइस जो है हर किस्म के राउटर के साथ अब कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि तमाम सब के सब लोग जो हैं इसी 802.11 स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो आपने जो डिवाइस बनाई है ये भी करती है फॉलो, तो अब ये दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। उम्मीद है वाईफाई अलायंस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मकसद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वाईफाई जो है या वायरलेस जो है ये OSI लेयर की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे काम करता है। इसको भी हम थोड़ी सी डिटेल में जाके अगली वाले आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, ये वाईफाई को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको OSI लेयर का कॉन्सेप्ट पता हो, आपको पता हो कि डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है और फिजिकल लेयर क्या काम करती है। अगर आपको नहीं पता तो देखें, अगर आप इस वीडियो को मेरी वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर मैंने प्री रिक्विजिट के नाम से एक हेडिंग डाली है, उसमें मैंने लिंक दे दिया है कि कौन सी वीडियो इस वीडियो को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको OSI लेयर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको डायरेक्ट सुनते रहें बस। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड फॉलो करती है वाईफाई अलायंस या वाईफाई कंपनी जो है ये है IEEE 802.11। IEEE वालों ने ये स्टैंडर्ड बनाया है। और ये जो बैंड इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड, वो दो तरह के बैंड ये लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों के दोनों बैंड जो है फ्री बैंड कहलाते हैं। इनके लिए किसी किस्म का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। एक बैंड कहलाता है ISM बैंड और दूसरा बैंड कहलाता है UNII। ISM का मतलब है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, और UNII का मतलब है अनलाइसेंस नेशनल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज में और दूसरा बैंड है 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का आइडिया हो तो आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन हो, यानी हर वो कम्युनिकेशन जिसमें वायर यूज़ ना होता उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। सही है। तो फिजिकल मीडिया जिसमें इस्तेमाल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है हमेशा रेडियो वेव्स के ऊपर होती है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसमें चाहिए होता है। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है ना पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ले लिया है उसको, तो बहुत महंगा मिलता है ये। लेकिन ये दो बैंड हैं ये फ्री बैंड कहलाते हैं। ये फ्री बैंड इन लोगों ने रखे हुए हैं ताकि जो क्या नाम है मुख्तलिफ डिवाइसेस लोग बनाएं, छोटे मोटे लेवल पे उनको इस्तेमाल कर सकें इस फ्री बैंड को। इस बैंड को परचेज़ नहीं करना पड़ता। और वाईफाई सर्टिफाइड डिवाइसेस जो होती हैं वो इन्हीं बैंड्स को इस्तेमाल करती हैं। अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के रीजन में इस्तेमाल करेंगी तो वो ISM बैंड में इस्तेमाल करेंगी, और अगर UNII जो इस्तेमाल करेंगी तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में इस्तेमाल होता है ये। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 802। प्रोजेक्ट 802 के बारे में मैंने इथरनेट वाली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था। अभी मैं शॉर्ट आपको ये बता दूं कि ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि IEEE वालों ने स्टार्ट किया। इसका मकसद ये था कि यार ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के लिए हों और वो मुख्तलिफ डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हों। तो इन्होंने पूरी एक प्रोटोकॉल्स की पूरी फैमिली बनाई। इथरनेट के लिए भी बनाया, टोकन के लिए बनाया, टोकन बस के लिए बनाया, वायरलेस वाईफाई के लिए बना दिया, और डेटा इंटीग्रेशन, पता नहीं ऑप्टिकल फाइबर, ये वो तमाम के तमाम सबका नाम दिया इन्होंने 802। अब इसके सबके अलग अलग फ्लेवर हैं, 802.1, 802.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक जा रहे हैं, ये सही है ना। तो 802.3 हम लोग ईथरनेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ, और आज हम बात करेंगे 802.11 वाईफाई स्टैंडर्ड को। ईथरनेट वाला जो प्रोटोकॉल था ये वायर कम्युनिकेशन के लिए था जो हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, और ये आज हम बात करेंगे 802.11 ये वाईफाई के लिए यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है ये। प्रोजेक्ट 802 का मकसद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप ईथरनेट वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया प्रोजेक्ट 802 क्या है। अच्छा, वाईफाई बेनिफिट्स क्या कि अब वाईफाई आपने लगा तो लिया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम वाईफाई एथरनेट को ज़रा बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस, यानी इसको एक्सेस का एक्सटेंडेड एक्सेस का मतलब ये है कि एक्सेस करना मतलब कि उसको उसके साथ कनेक्ट होना, यानी उसके साथ ताल्लुक़ कायम करना। तो इसके अंदर वाईफाई टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो वहाँ पे डिवाइसेस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होना उनके लिए आसान होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक एक्सेस पॉइंट एक ऑफिस में बना के रख दिया, एक वायरलेस राउटर ला के रख दिया, बाहर से कोई भी बंदा आएगा, हाँ भैया मेरा लैपटॉप कनेक्ट करो, मेरा मोबाइल कनेक्ट करो, मेरा ये कनेक्ट करो, तो वो आप फॉर इसको पासवर्ड बताओगे वो फ़ौरन आसानी से एक्सटेंडेड्स को आराम से इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो।
कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन ये है कि भाई जिस तरह एक ऑफिस है उसके अंदर 20-25 बंदे मौजूद हैं, सबके पास कंप्यूटर है, सबके पास अगर केबल लेके जाओगे, सबके पास केबल कनेक्टिव वायर कनेक्टिविटी आप करोगे तो आपको केबल की सारी फीस अदा करनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये है कि आप लोग जो है अपना एक वाईफाई राउटर बीच में रखो, सब लोग उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो इससे आपकी कॉस्ट कम होगी। मोबिलिटी है, वाईफाई का नाम आपको पता है कि हाथ में लेके घूमते रहो पूरे ऑफिस के एरिया में, जहाँ जहाँ उसकी वाईफाई की रेंज है आराम से आप उसको मूव कर सकते हैं। ये मोबिलिटी की इसकी फैसिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इस नेटवर्क को एक्सटेंड करना बहुत आसान है और काफ़ी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, वाईफाई इथरनेट क्या चीज़ है? वाईफाई इथरनेट जो है, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि OSI लेयर की लेयर नंबर 6-7 यानी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर का मेन काम ये होता है कि भाई वो उस डेटा लिंक लेयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा आगे आगे दिखा देता हूँ मैं। ये मैं आपको दोबारा भी डिस्कस करूँगा, अभी भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो डेटा लिंक लेयर ये होती है, इसका एक हिस्सा होता है ऊपर लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि ऊपर वाली लेयर के डील करता है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये बहुत अहम होता है। डेटा लिंक लेयर के अंदर जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो फंक्शन होता है ना, उसका फंक्शन ये होता है भाई कि इसके नीचे रह जाती है फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर के साथ अपना ताल्लुक कायम रखती है और ये चेक करती है फिजिकल लेयर का काम क्या होता है। फिजिकल लेयर का काम ये होता है कि मीडिया को डील करती है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो DLL जो होती है ना, जो नीचे वाली मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फिजिकल लेयर के ऊपर जो मीडिया कनेक्ट होता है उसको सेंस करती है कि भाई इस पर ट्रैफिक है या नहीं है। अगर ट्रैफिक है तो मैं अपनी ट्रांसमिशन करूं, अगर नहीं है तो मैं नहीं करूं। फिजिकल लेयर ये सेंस नहीं करती। फिजिकल लेयर तो खाली डायरेक्ट मीडिया से डील करती है। अगर मीडिया है तो मीडिया को चेक करती है, हाँ भाई मीडिया, चलो ट्रांसमिट कर दो। लेकिन पीछे से जो ऊपर से जो डेटा आ रहा है, वो डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को जब वो डेटा देगी, जब देखेगी हाँ भाई मीडिया पे कोई और डेटा तो नहीं है, तो ये काम जो होता है डेटा लिंक लेयर के अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर करती है, मैक लेयर करती है। और अभी हम इसको दोबारा देखेंगे। अच्छा, वाईफाई और इथरनेट का मतलब ये होता है कि वाईफाई के अंदर और ईथरनेट के अंदर, दोनों टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो डेटा लिंक लेयर होती है और उसकी मैक जो सब लेयर होती है, दोनों का फंक्शन सेम होता है। चाहे वाईफाई के अंदर देखो मैक लेयर का फंक्शन वही होता है और ईथरनेट के अंदर देखो मैक लेयर का फंक्शन वही होता है। यानी दोनों के अंदर जो है मैक लेयर का फंक्शन एक ही होता है कि भाई मीडिया को सेंस करो कि भाई इसके ऊपर कोई दूसरा डेटा इस वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वाईफाई और ईथरनेट को इसलिए बेनिफिट यही है कि दोनों की चूंकि लेयर का सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो हर उस डिवाइस पे जहाँ पे आप वायरलेस की कनेक्टिविटी बनाते हो, वहाँ पे आप वाईफाई की कनेक्टिविटी भी ईथरनेट की कनेक्टिविटी भी आप बना सकते हैं। और हर उस डिवाइस पे जहाँ पे आप ईथरनेट की कनेक्टिविटी बनाते हो, वहाँ पे आप वाईफाई की कनेक्टिविटी भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मैक लेयर तक पूरा का पूरा सेम होता है। अभी हम इसको आगे थोड़ा सा मज़ीद जाके डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपके सर से थोड़ी सी गुजर गई होगी अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो। चलें जनाब, अभी हमने बात की कि मैक लेयर का काम ये होता है कि वो मीडिया को सेंस करे कि भाई इस पर कोई ट्रैफिक है या नहीं है। अभी आप लोग बोर ना हो, आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई वाईफाई तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, उसमें CSMA CD CSMA CA कहाँ से आ गया, इसका मैं भी आपको मकसद समझाता हूँ। देखें, कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है ना, इसमें सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? सबसे महंगी चीज़ इसमें होती है मीडिया। और इस मीडिया को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। चाहे अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक मीडिया आपने कॉस्टली आइटम है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज़ करो। तो हम क्या करते हैं, उसको हम शेयरिंग पे यूटिलाइज़ करते हैं। अब जब हम शेयरिंग पे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, शेयर करेंगे मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में, तो उस पर हमें डर यही लगा रहेगा कि भाई जब हम ट्रांसमिट करें दूसरा भी ट्रांसमिट ना कर दे, उससे क्या होगा, टकराव हो जाएगा और हमारा पैकेट ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है CSMA। CD और CA को भी आप फिलहाल भूल जाएँ। CSMA क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी ये सेंस करता है कैरियर को कि हाँ भाई इस पर कोई दूसरा मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं ट्रांसमिट करूँ, अगर है तो मैं रुक जाऊँ। सही है, ये CSMA का मतलब आपको समझ में आ गया। अब CD का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन और CA का मतलब होता है कोलिजन अवॉइडेंस। पहले CD आया, बाद में CA आया। CD क्या करता है? कोलिजन डिटेक्शन। ये क्या करता है कि भाई
CSMA ने अपना काम कर लिया कि हाँ भाई मीडिया पे कोई है या नहीं है तो मैंने ट्रांसमिट कर दिया। उसके आगे CD लगा हुआ, CD क्या करता है, कोलिजन डिटेक्शन। जब ट्रांसमिट हो रहा था फिर देखता है कि हाँ यार ट्रांसमिशन चल रही चली, जैसे ही कोई कहीं से टकराव हुआ ये फ़ौरन अपने आप को ब्लॉक कर लेगा, रोक लेगा कि भाई अभी ट्रांसमिट नहीं करो क्योंकि टकराव हो चुका है। फिर थोड़ी देर के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है दोबारा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। सही है। तो कोलिजन डिटेक्शन का काम ये डिटेक्ट करता है, हाँ कोलिजन हो गया, डिटेक्ट कर लिया इसने, हाँ भाई टकराव हो गया वहाँ पे, हाँ भाई तुम रुक जाओ। सही है। कोलिजन अवॉइडेंस इससे थोड़ा सा एडवांस है। वो क्या करता है, वो बोलता है भाई तुम कोलिजन डिटेक्शन करते हो यानी कि तुम कोलिजन होने का इंतज़ार करते हो, जब कोलिजन हो जाता है फिर तुम अपना काम करते हो। ये काम नहीं करो, अब तुम ये करो कि पहले से ही अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाओ, कोलिजन होने ही ना दो। अगर होने वाला है तो पहले ही अपने आप को रोक लो ताकि आपका पैकेट लॉस ना हो। ये थोड़ा सा उससे एडवांस फॉर्म है। सही है। इट इज़ मोर इफिशिएंट देन CSMA CD, यानी CD की निस्बत ये CA ज़्यादा इफिशिएंट है। इट डिटेक्ट्स अ मीडियम इज़ फ्री और बिजी, ये भी देखते हैं हाँ मीडियम फ्री या बिजी है। ट्रांसमीटर वेट अंटिल द मीडियम इज़ फ्री और इट इज़ मोस्टली यूज इन वायरलेस मीडिया। सबसे अहम बात जो वाईफाई के अंदर इस टॉपिक को डालने मकसद ये है कि वाईफाई के अंदर भी शेयरिंग मीडिया इस्तेमाल होता है, शेयरिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो इसके अंदर CSMA CA इस्तेमाल होता है। जबकि ईथरनेट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था CSMA CD था, कोलिजन डिटेक्शन था। तो उसके अंदर हम CD इस्तेमाल करते हैं, वायर टेक्नोलॉजी के अंदर वायरलेस के अंदर CA इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि लाइन कोडिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लाइन होती है ना वायर लाइन, अभी हम वायरलेस की बात नहीं कर रहे, वायर लाइन की बात कर रहे हैं। वायर लाइन का जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो वोल्टेज लेवल के फॉर्म में ट्रैवल करता है। सही है। अब जब मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल, मुख्तलिफ सिग्नल एक साथ आएंगे तो मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल, इसका मतलब एक साथ आ गए, तो जब वो आपस में टकराव करेंगे तो वोल्टेज वोल्टेज टकराव होगा, तो वो डिटेक्ट करना वायर मीडिया के ऊपर आसान है। तो वहाँ पर हम कोलिजन डिटेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जबकि वाईफाई मीडिया के ऊपर जहाँ पे रेडियो वेव्स चल रही होती हैं, सही, इसके ऊपर कोलिजन डिटेक्ट करना आसान नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कोलिजन अवॉइडेंस की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उससे एडवांस वाली कि भाई कोलिजन होने ही ना दो। सही। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए तो कोलिजन अवॉइडेंस क्या है, कोलिजन डिटेक्शन क्या है, तो आप सादे अल्फाज में बता सकते हो कोलिजन डिटेक्शन ये है कि हाँ भाई टकराव होने के बाद वो अपने आप को बचाता है। कोलिजन अवॉइडेंस क्या करता है, वो पहले से अपने आप को सेव करके चलाता है। कोलिजन अवॉइडेंस जो वायरलेस में इस्तेमाल होता है, कोलिजन डिटेक्शन जो है वायर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। चलें जनाब, हमने देख लिया कि भाई ये दो टेक्निक थी। अब हम बात करते हैं वाईफाई जो है ना, वाईफाई डिवाइसेस दो तरीक़ों से आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। बेसिक तरीक़ेकार दो हैं, एक हो पीयर टू पीयर या एडहॉक मोड। पीयर टू पीयर एडहॉक मोड पता है क्या होता है, वो ये होता है सादे अल्फाज में ये कह लो कोई दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, उनको बीच में किसी थर्ड डिवाइस की ज़रूरत ना पड़े, इसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी। और क्लाइंट सर्वर या एक्सेस पॉइंट या इंफ्रास्ट्रक्चर मोड क्या होता है कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट होने के लिए सेंटर में एक दूसरे डिवाइस की मोहताज हों। जिस तरह क्लाइंट सर्वर के अंदर सर्वर बीच में रखा होता है, सारे क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। तो इसी तरह इसके अंदर क्या होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेस पॉइंट बीच में रखा जाता है या राउटर बीच में रखा जाता है, तो सारी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर एक्सेस पॉइंट यूज़ हो रहा है तो ये क्लाइंट सर्वर या एक्सेस पॉइंट या इंफ्रास्ट्रक्चर मोड कहलाता है। और अगर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो दो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं या दो लैपटॉप रखे हुए हैं और दोनों के अंदर जो है वायरलेस की हार्डवेयर मौजूद है, दोनों डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये पीयर टू पीयर या एडहॉक मोड कहलाता है ये। अब इसका हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, वाईफाई का आर्किटेक्चर कैसा होता है। आर्किटेक्चर से मुराद आप ये समझ लो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह होते हैं, किस तरह बनता है ये। तो भाई पहले इसको बनाने के लिए बेसिक चीज़ होती है वायरलेस स्टेशन, यानी हर वो डिवाइस जो कि वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके उसे हम कहते हैं वायरलेस स्टेशन। अब कौन सी डिवाइस हो सकती है, हर वो डिवाइस जिसके पास वायरलेस कार्ड लगा हुआ होगा, वायरलेस लैन कार्ड लगा होगा, वो क्या होगा, वायरलेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अब कौन कौन सी डिवाइस हो सकती है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। सही है ना। तो ये हर वो डिवाइस जिसके साथ वायरलेस लैन कार्ड लगा हुआ वो क्या है, वायरलेस स्टेशन है। एक्सेस पॉइंट क्या है, जो कि वायरलेस स्टेशन को अपने साथ कनेक्ट करवाता है, जो कि आपको एक जोन बना के देता है, एक वायरलेस जोन देता है, वायरलेस के सिग्नल जनरेट करता है, तमाम डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती हैं, तो उसे इसका कहते हैं एक्सेस पॉइंट कहते हैं। जिसे आपके घरों में आमतौर पर राउटर लगे हुए होते हैं। तो आपके मोबाइल क्या हैं, वायरलेस स्टेशन है, आपका लैपटॉप क्या वायरलेस स्टेशन है, जो आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है,
वो सॉरी जो आपका राउटर है वो क्या है, वो एक्सेस पॉइंट है वो। तो दो कंपोनेंट हो गए आपके वाईफाई आर्किटेक्चर के अंदर, एक एक्सेस पॉइंट हो गया और एक वायरलेस स्टेशन हो गया। तीसरा कंपोनेंट क्या है, हम कहते हैं बेसिक सर्विस सेट। जब दो या दो से ज़्यादा वायरलेस स्टेशन एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट करें और आपस में कम्युनिकेशन करें, कनेक्ट हो जाएं, तो ये कहलाता है बेसिक सर्विस सेट। देखें आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, एक सेंटर में ये एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ ये एक्सेस पॉइंट का एक रीजन बना हुआ है, वायरलेस रीजन। इसके अंदर देखें दो डिवाइसेस, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, ये दोनों जो है इस एक्सेस पॉइंट में मौजूद हैं। तो ये पूरा ये कहलाता है, ये एक बेसिक सर्विस सेट है। ये छोटा सा एक वाईफाई का आर्किटेक्चर आपके सामने है। अब हम बात करेंगे वाईफाई की वर्किंग की, जो मैंने आपको मीडिया एक्सेस लेयर, ये सॉरी डेटा लिंक लेयर के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए मैक लेयर क्या होती है। मैक लेयर तो आपने ओसाई लेयर के अंदर सुनी होगी कि ये जो है डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर है। डेटा लिंक लेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एलएलसी और एमएसी मैक। तो एलएलसी को भूल जाएं, ये क्या, एलएलसी का काम क्या होती है, ऊपर वाली लेयर के साथ कम्युनिकेशन करती है। मैक लेयर क्या करती है, मैक लेयर का फंक्शन जो है वाईफाई के अंदर, मैक लेयर का फंक्शन जो है ईथरनेट के अंदर बिल्कुल सेम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर, इट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन अक्रॉस शेयर्ड मीडिया। अब शेयर्ड मीडिया जो होता है, मीडिया शेयर्ड है तो इसको चेक करती है, हाँ भाई कोई इस मीडिया पे कोई और तो नहीं है। तो इसका फंक्शन यही है कि ये शेयर्ड मीडिया को कंट्रोल करती है। इट्स फंक्शन इन वाईफाई आर्किटेक्चर इज सेम एज एन ईथरनेट आर्किटेक्चर, CSM है, यानी इसका काम वही होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब CD की टेक्निक जो है ईथरनेट में थी और वाईफाई के अंदर CA की टेक्निक है। अच्छा, देयर फॉर वाईफाई एंड ईथरनेट यूज सेम फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। अब देखो दोनों के अंदर मैंने आपको कहा कि मैक लेयर का फंक्शन सेम होता है, मैक लेयर सेम होती है, तो दोनों के अंदर जो है मैक एड्रेस भी सेम फॉर्मेट का होता है। यानी जिस टाइप का मैक एड्रेस इसमें असाइन होता है वाईफाई के अंदर, इसी टाइप का मैक एड्रेस ईथरनेट में भी असाइन होता है, जो कि डिवाइस की एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैक लेयर जो है नीचे वाली लेयर यानी फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर का काम ये होता है कि ये रेडियो वेव्स जनरेट करता है। इस पर जो हार्डवेयर लगा होता है उसका काम सिर्फ ये होता है रेडियो सिग्नल जनरेट करे या रेडियो सिग्नल एक्सेप्ट करे, वाईफाई के केस के अंदर। और इथरनेट वाले केस के अंदर क्या होता है इसका काम, क्या था इसका काम, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जो वायरलेस मीडिया, जो वायर मीडिया था इथरनेट के केस के अंदर, वायर लगा हुआ था कैट 6 का, कैट 5 का, उसके ऊपर जो वोल्टेज लेवल जनरेट कर रहा था वो फिजिकल लेयर कर रही थी। तो अब यहाँ पे हम वायरलेस पढ़ रहे हैं तो फिजिकल लेयर चेंज होती है वाईफाई के अंदर और इथरनेट के अंदर। सिर्फ ये दोनों इथरनेट और वाईफाई जो है मैक लेयर तक सेम होते हैं, उसके बाद फिजिकल लेयर के अंदर दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, क्योंकि इथरनेट जो है वायर टेक्नोलॉजी और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो हम इसकी बात करते हैं। तो फिजिकल लेयर जो होती है वाईफाई के अंदर ISM बैंड और UNII बैंड को इस्तेमाल करते हुए रेडियो वेव्स को जनरेट करती है। सही है। अच्छा, वाईफाई की वर्किंग के अंदर एक अहम कंपोनेंट क्या है, SSID। आपने देखा होगा वायरलेस राउटर जब आप ऑन करते हो तो आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में उस वायरलेस राउटर का एक नेम लिखा हुआ होता है, उससे हम कहते हैं नेटवर्क का नेम है या इसकी SSID या सर्विस सेट आइडेंटिफायर है। इसका मकसद क्या होता है, ये इसका मकसद ये होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस देखती हैं कि डिवाइसेस आइडेंटिफाई करती हैं कि हाँ भाई हम किसी एक्सेस पॉइंट के जोन के अंदर आ गए हैं, हम किसी वायरलेस जोन के अंदर हम मौजूद हैं, हम चाहें तो इससे कनेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस वाईफाई का पासवर्ड पता हो। तो यानी SSID सर्विस सेट आइडेंटिफाई यूज होता है वाईफाई जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे EM वेव की प्रॉपर्टी। अब आप परेशान हो रहे हो यार वाईफाई के अंदर इतनी अजीब व गरीब चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए, इसलिए कि अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, खाली वाईफाई को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वाईफाई के वर्किंग को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना ज़रूरी है। अब आप देखो वाईफाई जो है असल में वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर ये रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट होती हैं तो वो हवा के अंदर ट्रैवल भी करती हैं। जब वो ट्रैवल करेंगी तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि रास्ते में कोई चीज़ टकरा जाए तो क्या होता है, कोई शाइनी सरफेस आ जाए तो क्या होता है। शाइनी सरफेस आएगी तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी, टकरा के वापस मुड़ जाती हैं ये, सही है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन EM वेव्स की ये होती है कि भाई EM वेव्स के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो मटेरियल जिसमें वॉल हो गई या मुख्तलिफ मटेरियल हो गए इस वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। हाई फ्रीक्वेंसी की एक प्रॉपर्टी है कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो सिग्नल अटेन्यूएशन बढ़ जाती है, सिग्नल लॉस ज़्यादा होता है इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जबकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये केस नहीं होता। अच्छा, ज्योमेट्रिक स्प्रेडिंग लॉस क्या होता है कि भाई जब वेव्स फैलती हैं पूरे
एरिया के अंदर आपने एक राउटर रख दिया, वेव्स फैल रही हैं, फैलते हुए जो है क्या नाम है मुख्तलिफ जो आपका जो मीडिया है, अगर नमी ज़्यादा है आपके एरिया के अंदर, बारिश वाले दिन हैं, तो उस वक्त जो इसके लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आपके मीडिया का लॉस है इसमें सारा शामिल होता है, तो वो लॉस भी आपको ईएम वेव की प्रॉपर्टी है उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। पाथ लॉसेस क्या होते हैं, जब एक पूरा मिसाल के तौर पे आप एक कमरे में बैठे हुए हो, यहाँ से आपने राउटर का सिग्नल जनरेट हुए, आप दूसरे या तीसरे कमरे में बैठे हो, बीच में कहाँ कहाँ से जाएगा सिग्नल, बीच में जो है रास्ता जो जा रहा है इसमें कोई कितनी वॉल कितनी दीवारें आएंगी, और बीच में जो है नमी कैसी है, तो पूरा पाथ के लॉसेस में सारे कैलकुलेट करना पड़ते हैं। ईएम वेव की सारी प्रॉपर्टीज़ में चेक करनी पड़ती हैं आपको। इसके बाद है मल्टी पाथ का कॉन्सेप्ट आपने ईएम वेव्स का ना आपने याद हो तो वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक जगह से जो है ईएम वेव जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पे इस जगह पे जो है एक टावर लगा हुआ है, एक टावर दूसरी जगह पे लगा हुआ है, तो यहाँ से जो ईएम वेव जनरेट हो रही हैं वो इस टावर तक जा रही हैं, तो बीच में एक दीवार आ गई, ईएम वेव गई से टकराई, दूसरी दीवार टकराई, फिर इस दीवार पर पहुँच गई, एक वेव डायरेक्ट पहुँच गई, एक वेव यहाँ से घूमती हुई पहुँच गई। सोर्स एक है, डेस्टिनेशन एक है, लेकिन वेव्स जो है मुख्तलिफ रास्ते बदल बदल के पहुंच गई, क्योंकि वायरलेस मीडिया के अंदर यही तो है कि वेव्स को जहां से रास्ता मिलता पहुंच जाती है, तो एक ही वेव मुख्तलिफ रास्तों से भी पहुंच सकती है। तो इस तरह क्या होता है, एक ही इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई पहुंचती है। तो इसे हम कहते हैं जब एक ही इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ रास्तों से टकरा के पहुंच रही है डेस्टिनेशन के ऊपर, इसे हम कहते हैं मल्टी पाथ का इफेक्ट। इससे भी सिग्नल की जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होती है, लॉस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। हायर फ्रीक्वेंसी जो है कवर लेस एरिया, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एएम वेव्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि फिर वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की जानिब जाती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव्स जो है लाइन ऑफ साइट ट्रैवल कर यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेव्स जो है लाइन ऑफ साइट प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रैवल नहीं करती बल्कि अर्थ के साथ साथ मूव करती हुई टर्न करती हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव्स ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव्स कम डिस्टेंस को कवर करती हैं। तो ये सारी ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी हैं जो आपको वाईफाई को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अच्छा, जब 802.11 का स्टैंडर्ड बन गया तो उसके बाद मुख्तलिफ इसके फ्लेवर्स आने शुरू हो गए, क्योंकि एवोल्यूशन होती है, उसमें मुख्तलिफ तरक्की होती है। जब एक टेक्नोलॉजी बन जाती है फिर आगे उसके अंदर मज़ीद फ्लेवर आते रहते हैं। हाँ भाई, और उनका सबका मकसद क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बनाना, स्पीड को बढ़ाना, रेंज को बढ़ाना, सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो जितने भी फ्लेवर आए हैं 802.11, 11B, A, G, N, AC, सबकी स्पीड मैंने लिख दी है, सबका मैंने डिस्टेंस कवर मैंने लिख दिया है, सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी है। तो यानी सबका मकसद यही था कि यार फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो किसी के अंदर ताकि डेटा रेट बढ़े। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डेटा रेट भी बढ़ेगा, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी डेटा रेट बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस का आपको लॉस उठाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी कम कर दो डेटा रेट भी कम होगा, लेकिन डिस्टेंस इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिस्टेंस पर कवर करती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मुख्तलिफ फ्लेवर मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। किसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, डेटा रेट ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम है, किसी में डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेटा रेट और फ्रीक्वेंसी कम है। तो अब तक जो है आजकल जो रिसेंट जो आया हुआ है 802.11 AC आया हुआ है जो कि 1 गीगाबिट्स हो या उससे ऊपर भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है ये। इसके अलावा भी कई फ्लेवर मौजूद हैं। 802.11E I जो कि एक है क्वालिटी ऑफ सर्विस को, एक सिक्योरिटी के लिए। 802.11P बड़ा स्पेशल एक फ्लेवर है इसका, जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिसके अंदर मैंने कहा था कि इन फ्यूचर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो ये होगा कि तमाम कारें आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेट करेंगे। सिग्नल लगे हुए हैं, सिग्नल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, रोड्स पे मुख्तलिफ सिंबल लगे हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सारे वाईफाई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होंगे ये सारे काम करने के लिए। तो ये फ्लेवर जो 802.11P है वो इन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन करता है कि भाई हाई स्पीड व्हीकल्स जो ट्रैवल करेंगी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें बयान की गई हैं 802.11P के अंदर। इस तरह ये पूरा चार्ट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स मौजूद हैं। 802.11 A, B, G, N ये फेमस फ्लेवर हैं, और आपको दिखाया हुआ है कि भाई यहाँ पे देखो 802.11 के अंदर क्या क्या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। B के अंदर 2.4 की इस्तेमाल होती है, A के अंदर 5.3 की इस्तेमाल होती है, N के अंदर 2.4 की भी इस्तेमाल होती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की या ये भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, A, B, G, N की रेंज कितनी है 30, A, B और G की रेंज कितनी है 30 से 35 है, N की कितनी है 60 से 70 है। इसमें बैंडविड्थ इतनी है इन तीनों के अंदर, इसमें इतनी है।
सही, इसमें डेटा रेट इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें ये, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक मरतबा पढ़ सकते हो। अब आ जाओ वाईफाई नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट से मुराद ये होता है कि जिस वो हार्डवेयर जिसकी मदद से जो है आप लोग जो है वायरलेस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हो। तो बेसिकली वाईफाई एलिमेंट जो है 3 है, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस राउटर और वाईफाई कार्ड। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट ये होता है कि भाई कोई भी वायर नेटवर्क है, वायर नेटवर्क, वहाँ के सिग्नल को आपने लेकर आए और लाके एक्सेस पॉइंट में लगा दिया। वो सिग्नल आया एक्सेस पॉइंट के अंदर और एक्सेस पॉइंट ने उसकी रेडियो वेव्स बनाई और सारे एरिया में फैला दी। तो जो वाईफाई डिवाइसेज है जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी वो इस्टेब्लिश कर सकती है, वो उसका कनेक्ट करेगी और सारा डेटा आपस में इंटरचेंज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट का काम सिर्फ इतना है कि वो एक वायर नेटवर्क को वायरलेस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करवाता है, बीच में ब्रिज का काम करता है। वायरलेस राउटर क्या है? वायरलेस राउटर जो है एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है, प्लस इसके अंदर राउटिंग के एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। इसमें नेट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें डीएचसीपी का प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हो। वायरलेस राउटर तो और आमतौर पर आजकल घरों के अंदर वायरलेस राउटर ही चल रहे हैं, एक्सेस पॉइंट नहीं चल रहा है। अच्छा, वाईफाई कार्ड क्या है? भाई वाईफाई कार्ड ये है कि ये सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस टाइप के कार्ड जो है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगे होते हैं, इस टाइप के कार्ड जो है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में लगे होते हैं, इस टाइप के कार्ड जो हैं उन कंप्यूटर में लगे होते हैं जिसमें ना ये कार्ड हो ना ये कार्ड हो। आपने जो ला के ये लगा दिया, आपने डायरेक्ट यूएसबी एक्सेप्ट, यूएसबी जो है वायरलेस यूएसबी होती है, ये डेटा को एक्सेप्ट कर लेती है कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए। वाईफाई जोन या हॉटस्पॉट क्या होता है? बाहर ममालिक के अंदर आप जाओगे ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो आमतौर पर वाईफाई जोन नहीं होते, क्योंकि ये यहाँ पे लगाते हैं सारे लोग मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए बैठ गए हैं। बाहर ममालिक में आप जाओगे तो क्या नाम है अपना, जैसा कॉफ़ी शॉप्स हो गई या शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, कराची के अंदर जो है अपना ये मैक्रो वगैरह जो है यहाँ पे वायरलेस जोन मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, आपके पास ये एक एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं अपने एरिया के अंदर, ताकि जो कस्टमर आए उनके वो अगर वाईफाई फ्री में इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर लें। तो वहाँ पे ये सिंबल लगे हुए होते हैं, कहीं पे लिखा होता है वाईफाई जोन, कहीं पे लिखा होता है फ्री वाईफाई, कहीं पे खाली ये निशान बना होता है। यानी वो एरिया जहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ हो और उसके इर्द गिर्द एक पूरा एरिया बना हुआ होता है, जहाँ जहाँ उसके सिग्नल जा रहे होते हैं, नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन सिग्नल वहाँ जा रहे होते हैं, वो आपको मोबाइल सेंस खुद ही कर लेते हैं, हाँ भाई मैं किसी वाईफाई जोन के अंदर मौजूद हूँ। तो वो जियोग्राफिकल एरिया जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं और वो अपने सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वाईफाई जोन या हॉटस्पॉट कहलाता है। वहाँ पे आप वो लोग इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार वाईफाई का सेटअप किया किस तरह जाए? यार वाईफाई का सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चाहिए। खाली वाईफाई राउटर लगा के वाईफाई के सिग्नल पहुंचा के मोबाइल पे कनेक्ट करके आप क्या करोगे? हाँ, ये कर सकते हो। खाली अगर इंटरनेट ना हो तो वाईफाई की डिवाइस इंस्टॉल की, मुख्तलिफ वाईफाई डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करवाई, वो आपस में कम्युनिकेट करें, इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। फिर अगर आप इंटरनेट का वायर लेके आते हो, आपने ला के एक्सेस पॉइंट के अंदर लगाया, तो जो वायरलेस सिग्नल जा रहे हैं उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच गई, तमाम डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेस पॉइंट कौन सा इस्तेमाल किया जाए। तो भाई अगर आप लोग घरों के अंदर इस्तेमाल करो, इसके लिए सीधे से बोलूँगा आपको कि जिसमें पाकिस्तान में डी-लिंक की सस्ती सी डिवाइस आती हैं, तो यही एनफ है। कोई ज़्यादा महंगा वगैरह राउटर ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सादी सी डी-लिंक की डिवाइस लो, एनफ है। जितनी उस पर 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड और ये और वो इतनी हाई स्पीड लिखी होती हैं, इतनी हाई स्पीड जाने की तरफ मत जाओ, क्योंकि कितनी भी हाई स्पीड की डिवाइस हो, आपने क्या करना होता है, आपने 1 MB 2 MB या 3 MB का कनेक्शन आपने इस्तेमाल करना होता है। सही है। और दूसरी बात ये, नॉर्मली घर कितने होते हैं पाकिस्तान के अंदर, या मेजॉरिटी घर 120 गज के हैं, 60 गज के हैं, 80 गज के हैं, तो वहाँ पर ये डिवाइसेज आमतौर पर कवर कर लेती हैं पूरा एरिया, सारे सिग्नल पहुँच जाते हैं। तो नॉर्मल डी-लिंक की आप डिवाइस इस्तेमाल कर लो। इसके अंदर इंटरनेट जितनी अच्छी स्पीड चाहिए उतना अच्छा इंटरनेट परचेज़ कर लो। आज सवाल पैदा ये होता है कि वाईफाई को इंस्टॉल किस तरह किया जाए, इसको कोई डिवाइस है उसको कनेक्ट किस तरह किया जाए, और अगर कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरह ट्रबल शूट की जाए। तो इसकी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं आने वाले कुछ ही दिनों में बताऊंगा कि वाईफाई राउटर को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है, ट्रबल शूटिंग किस तरह की जाती है, उनकी कनेक्टिविटी किस तरह इस्टेब्लिश की जाती है। तो आप लोग इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें इन सवालों का जवाब मैं आपको दे दूँगा। जी जनाब, वीडियो ख़त्म हो गई, और अगर समझ में नहीं आए तो एक मरतबा सुन लें, उसके बाद भी नहीं आए तो आप कमेंट्स करिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप चाहें तो info@academy-khi.com पर मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।